इस कहानी की शुरुआत में हम 17 अगस्त सन 1835 का समय देखते हैं, जहां पर दुनिया के एक मशहूर साइंटिस्ट और खोजकर्ता डार्विन किसी नए प्रजाति के जीवों की खोज में निकले होते हैं। अगले सीन में हम समुद्र के बीच में मौजूद एक आइलैंड पर डोनट जैसे दिखने वाले कुछ अजीब जीवों को देखते हैं, जिन्हें फ्लेमिंग्स कहा जाता है। फ्लेमिंग्स की बॉडी के बिल्कुल बीच में डोनट की तरह एक बड़ा सा होल मौजूद था, जो उन्हें बाकी जीवों से अलग बनाता था। इसके बाद हम एडी और ओपी नाम के दो फ्लेमिंग्स भाई बहनों को देखते हैं। ओपी बिल्कुल सीधा साधा था और वो बाकी फ्लेमिंग्स की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन ओपी की बहन एडी ओपी से बिल्कुल अलग थी और वो हर समय शैतानी करती रहती थी। एडी की वजह से ओपी भी प्रॉब्लम में पड़ जाता था। आइलैंड पर सारे फ्लेमिंग्स एक साथ खुशी से रहते थे और खूब मस्ती करते थे। आइलैंड पर हर साल फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता था और इस बार के फ्लावर फेस्टिवल में फ्लेमिंग्स की लीडर ओपी और एडी को फेस्टिवल से दूरी रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों जहाँ भी होते हैं कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एडी ओपी को बताता है कि इस बार के फ्लावर फेस्टिवल में उसे एक जिम्मेदारी का काम मिला है, जिसके दौरान उसे सारे फ्लेमिंग्स से पीछे रहना है। एडी की बात सुनकर ओपी उसे बताती है कि यह तो कोई जिम्मेदारी का काम नहीं हुआ, बल्कि फेस्टिवल में सबसे पीछे रहना एक बेइज्जती की बात है। लेकिन एडी ओपी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहता है। अब ओपी एडी की इसमें मदद करने के लिए कहता है, लेकिन एडी ओपी की मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि जब भी वो ओपी की बात मानता था किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था। अब सारे फ्लेमिंग्स एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर फ्लेमिंग्स का किंग जेफसन, जो सारे फ्लेमिंग्स में सबसे गोल था, वो सभी को अपनी तरह फूलों से बने एक बड़े से स्टेचू को दिखाता है, जो इस बार के फ्लावर फेस्टिवल का थीम था। जेफसन फूलों से बने स्टेचू को सबसे ऊंची पहाड़ी पर ले जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सारे फ्लेमिंग्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हर बार के फ्लावर फेस्टिवल में वो ऐसा ही करते थे। अब अचानक से जेफसन के पास वाले पेड़ की डाली टूट जाती है और एडी अपनी बहन ओपी के साथ नीचे गिर जाता है। ओपी और एडी चुपकर फ्लेमिंग्स की बात सुन रहे थे, जो बात जेफसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और वो उन दोनों को समुद्र के किनारे पर भेज देता है। सभी फ्लेमिंग से दूर समुद्र के किनारे पर आकर ओपी और एडी बहुत दुखी थे, लेकिन तभी ओपी को उसकी फ्रेंड वेली दिखाई देती है, जो कि एक बड़ी सी वेल मछली थी। ओपी अपनी फ्रेंड वेली को अपने पास किनारे पर आने के लिए कहती है। वेली भी ओपी से मिलने के लिए किनारे पर आ जाती है, लेकिन वेली के किनारे पर आते ही वेली के बड़े साइज की वजह से किनारे पर एक ऊंची लहर बनती है, जो किनारे पर एडी और ओपी के साथ ही सारे फ्लेमिंग्स और उनके फ्लावर स्टेचू को पानी में डुबा देती है। ओपी और एडी की वजह से फ्लावर फेस्टिवल की तैयारियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिससे जेफसन उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और वो एडी को उसकी बहन ओपी के साथ समुद्र के बीच में मौजूद एक चट्टान पर तब तक रहने के लिए भेज देता है, जब तक कि फ्लावर फेस्टिवल खत्म नहीं हो जाता। चट्टान पर बैठकर सारे फ्लेमिंग्स को फ्लावर फेस्टिवल मनाने के लिए ऊंची चोटी पर जाता देखकर एडी बहुत दुखी होता है, क्योंकि अगर ओपी ने कोई गड़बड़ी नहीं की होती तो वो भी इस फेस्टिवल का हिस्सा होता। एडी को उदास देखकर ओपी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो आइलैंड पर ऐसे फूल ढूंढकर फ्लावर फेस्टिवल में ले जाए जिसे आज तक किसी ने ना देखा हो, सभी लोग उन पर खुश हो जाएंगे और वो भी फ्लावर फेस्टिवल में शामिल हो पाएंगे। एडी ओपी की बात मान जाता है और इसके बाद वो दोनों ऐसे फूल ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जिन्हें आज तक किसी ने ना देखा हो। पहाड़ी की ऊंची चोटी पर चढ़ने के दौरान एडी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतने खतरनाक रास्ते से चढ़ाई नहीं की थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एडी की बहन ओपी काफी ज्यादा खुश थी और बिना डरे आगे बढ़ती जा रही थी। अब ओपी को एक बड़ा और प्यारा सा फूल दिखाई देता है, जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ओपी पेड़ों की बेलों की मदद से उस फूल तक पहुंचने की कोशिश करती है और एडी ने बेलों को पकड़ रखा था। अब ओपी जैसे ही उस सुनहरे फूल को टच करती है, उस फ्लावर के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ओपी हैरान थी। वहीं ऊपर एडी को आइलैंड के पास समुद्र में डार्विन का शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर एडी पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी शिप या नाव नहीं देखा था। ओपी के छूने की वजह से फ्लावर में बदलाव आना शुरू हो गए थे और अचानक से फ्लावर ओपी और एडी को अपने अंदर खींच लेता है। ओपी और एडी फ्लावर के अंदर से होते हुए उसी की तरह दिखने वाले एक दूसरे फ्लावर से बाहर निकलते हैं। इस समय एडी और ओपी दोनों प्रेजेंट समय के शंघाई शहर में थे और जिस फ्लावर से वो दोनों यहाँ पर आए थे वो किसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरह काम कर रहा था। अब ओपी और एडी घर की ओनर के वैक्यूम क्लीनर में फंस जाते हैं, लेकिन घर की ओनर को अच्छे से दिखाई नहीं देता था। इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों टेबल से गिर रही चाकू से बचते हुए एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर
पर घर का पेट डॉग क्लेरेंस सो रहा था। एडी और ओपी को क्लेरेंस बहुत पसंद आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट था, लेकिन जब क्लेरेंस एडी और ओपी को देखता है तो उन्हें काटने के लिए उनके पीछे भागने लगता है। क्लेरेंस के अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर एडी और ओपी डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। एडी और ओपी भागते हुए बाहर रोड पर आ जाते हैं जहां पर उन्हें एक लड़की देख लेती है। उस लड़की को एडी और ओपी बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो उन दोनों को लेकर अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर क्लेरेंस आ जाता है जो उस लड़की को डराकर वहां से भगा देता है। अब क्लेरेंस एडी और ओपी से दोस्ती कर लेता है और घर के अंदर बुरे बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है। अब ओपी और एडी जब रोड के किनारे पर मौजूद शॉप में डोनट को देखते हैं तो उनको लगता है कि वो सब उन्हीं की तरह फ्लेमिंग्स हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश करने लगते हैं। क्लेरेंस एडी और ओपी को समझाने के लिए कि वो फ्लेमिंग्स नहीं बल्कि डोनट है, वो एक डोनट को खाने लगता है। क्लेरेंस को ऐसा करता देखकर एडी और ओपी क्लेरेंस से उस डोनट को छीन लेते हैं और उसे मरा समझकर उसे जिंदा करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान जब डोनट फट जाता है और उसके अंदर से लाल रंग की सॉस निकल जाती है तो उसे देखकर एडी और ओपी पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन दोनों ने मिलकर एक फ्लेमिंग को मार दिया है। क्लेरेंस एडी और ओपी को समझाता है कि वो कोई फ्लेमिंग नहीं बल्कि एक डोनट है जिसे खाया जाता है। इसके बाद क्लेरेंस एडी और ओपी को अपने साथ एक म्यूजियम में ले आता है जहाँ पर ऐसे जानवरों के स्केलेटन मौजूद थे जो विलुप्त हो चुके थे, जैसे कि ड्रैगन, डायनासोर। एडी और ओपी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्लेरेंस उनसे क्या कहना चाहता है। अब ओपी जब म्यूजियम में दो फ्लेमिंग के स्टेचू को देखती है तो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन इस दौरान वो गलती से फ्लेमिंग्स के स्टेचू को तोड़ देती है। अब एडी और ओपी को समझाने के लिए क्लेरेंस उन्हें एक वीडियो दिखाता है कि किस प्रकार महान वैज्ञानिक डार्विन ने उनके यानी कि फ्लेमिंग्स के आइलैंड को खोजा था, जिससे वो बहुत खुश थे। लेकिन इससे पहले कि वो आइलैंड पर जाते, वोल्केनो विस्फोट की वजह से आइलैंड पर मौजूद सारे फ्लेमिंग्स मारे गए, जिससे डार्विन को बहुत दुख हुआ। और जब वो आइलैंड पर गए तो उन्हें वहाँ पर फ्लेमिंग्स के स्केलेटन मिले, जिससे इंसानों को फ्लेमिंग्स की बॉडी के बनावट के बारे में पता चला कि वो दिखने में बिल्कुल डोनट की तरह लगते थे। वीडियो में डार्विन के शिप को देखकर एडी बताता है कि उसने बिल्कुल ऐसे ही शिप को आइलैंड पर देखा था, यानी कि एडी और ओपी के फ्लावर के अंदर से टेलीपोर्ट होकर शंघाई शहर में आने के बाद ही वोल्केनो स्पॉट हुआ, जिसमें आइलैंड के सारे फ्लेमिंग्स मारे गए। इसके बाद क्लेरेंस एडी और ओपी को उस मैजिकल फ्लावर के अंदर चलने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो अपने आइलैंड से शंघाई शहर में आए थे, क्योंकि क्लेरेंस का मानना था कि फ्लावर के अंदर जाने के बाद ही ओपी और एडी को उनके सवालों का जवाब मिल सकता है। क्लेरेंस की बात मानकर एडी और ओपी क्लेरेंस के साथ उस मैजिकल फ्लावर के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ एक बड़े से डिस्प्ले से बाहर निकलते हैं। ये जगह बिल्कुल अलग थी क्योंकि यहाँ पर बीच में एक बड़ी सी व्हाइट एनर्जी थी, जिसके चारों तरफ ढेर सारी डिस्प्ले लगी थी। क्लेरेंस एडी और ओपी को बताता है कि इस जगह को टाइम टर्मिनल कहा जाता है और यहाँ से समय में किसी भी जगह पर जाया जा सकता है। क्लेरेंस एडी और ओपी को एक मैप की मदद से समझाता है कि कैसे यहाँ की हर डिस्प्ले टाइम में अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई है और हमें टाइम के जिस भी जगह पर जाना होता है उस जगह के मैजिकल फ्लावर के सीड को टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर रखना होता है, जिसके बाद हम उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि क्लेरेंस को नहीं पता था कि कौन सी सीड एडी और ओपी के आइलैंड वाले फ्लावर से जुड़ी हुई है, इसीलिए सबसे पहले इन्हें वो सीड ढूंढना होगा, जिसके बाद ही एडी और ओपी अपने आइलैंड पर वापस जा पाएंगे। ये सब जानकर एडी ओपी के साथ वापस से अपने आइलैंड पर जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो भी बाकी के फ्लेमिंग्स के साथ ज्वालामुखी विस्फोट में मारे गए तो उनकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। एडी की बात सुनकर ओपी उसे समझाती है कि हमें अपने आइलैंड पर समय में पीछे जाकर अपने साथियों को ज्वालामुखी विस्फोट से बचाना चाहिए। एडी को ओपी की यह बात बहुत पसंद आती है और वो एडी के साथ अपने आइलैंड पर वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। अब ओपी एडी और क्लेरेंस के साथ मिलकर अपने आइलैंड के फ्लावर से जुड़े हुए सीड को ढूंढने लगती है, लेकिन इस दौरान जब ओपी से कुछ सीड्स नीचे गिर जाते हैं तो एडी गलती से उन्हें टेलीपोर्टेशन डिवाइस के ऊपर रख देता है, जिससे टाइम ट्रेवल मशीन की सारी डिस्प्ले तेजी से मूव करने लगती है और आसपास की चीजों को अपने अंदर खींचने लगती है। इस दौरान क्लेरेंस खुद को बचा नहीं पाता है और एक टाइम ट्रेवल डिस्प्ले के अंदर से होते हुए एक बर्फीली जगह पर आ जाता है, जहाँ पर रहने वाले इंसान क्लेरेंस को अपने बाकी के डॉग्स के साथ बांध देता है। क्लेरेंस अपने सामने बर्फ में गाड़ी को खींचने वाले बड़े बड़े डॉग्स को देखकर पूरी तरह से हैरान था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया। वहीं दूसरी तरफ टर्मिनल के अंदर कुछ अजीब से दिखने वाले जीव एडी और ओपी
ओपी के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल ये वो जीव होते हैं जो रियल लाइफ में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर डार्विन ने अपने टाइम ट्रेवल डिवाइस की मदद से उन्हें बचा लिया था और अब वो सभी साथ में टाइम टर्मिनल में ही रहते हैं। उन जीवों में से एक का नाम डोटी और बाकी का नाम बर्नी, आल्मा और होस था। वैसे तो होस एक डायनासोर था, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ टाइम टर्मिनल में खुशी से रहा करता था। डोटी और उसके साथी एडी और ओपी को अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर डार्विन ने उन्हें विलुप्त होने से बचाया था, और अगर डार्विन ने उन्हें नहीं बचाया होता तो वो भी अपनी प्रजाति के साथ मारे गए होते। इसके बाद एडी डोटी और उसके दोस्तों को क्लेरेंस के टाइम मशीन में जाने के बारे में बताता है और ओपी उनसे मदद मांगती है कि अगर वो एक एक करके सारे डिस्प्ले के अंदर जाकर क्लेरेंस को ढूंढे तो क्लेरेंस जरूर मिल जाएगा। लेकिन डोटी और उसके साथी एडी और ओपी की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग डिस्प्ले से वो अलग अलग जगह और टाइम में टेलीपोर्ट होंगे, जो काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ओपी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो अपने भाई एडी के साथ एक टाइम ट्रेवल डिस्प्ले के अंदर चली जाती है और अगले ही पल वो दोनों खुद को अर्थ के स्टोन एज में पाते हैं, जहाँ पर एक आदि मानव इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों किसी तरह बहुत मुश्किल से आदिवासियों के हमले से बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद एडी और ओपी एक एक करके बहुत सारे डिस्प्ले के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्लेरेंस का कहीं कुछ पता नहीं चलता। अब बर्नी एडी और ओपी को दो टाइम ट्रेवल फ्लावर्स के बीच में कोई चीज रखकर दिखाता है कि किस प्रकार दोनों फ्लावर्स की पावर की वजह से उनके बीच में मौजूद चीज कुछ समय के लिए गायब हो जाती है और कुछ समय के बाद वापस आ जाती है। एडी और ओपी अलग अलग डिस्प्ले के अंदर जाकर क्लेरेंस को ढूंढना जारी रखते हैं और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें क्लेरेंस मिल जाता है, जिसे उसके मालिक ने बांध कर रखा था। क्लेरेंस भी एडी और ओपी को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें बताता है कि उसने टाइम डिस्प्ले में फंसने से पहले उनके आइलैंड से जुड़े सेट को ढूंढ लिया था, यानी कि अब वो दोनों अपने आइलैंड पर वापस जा सकते हैं। अब जिस चेन से क्लेरेंस को बांधा गया था उसे एडी और ओपी नहीं काट सकते थे, इसीलिए ओपी मदद के लिए वापस जाती है और अगले पल वो अपने साथ होस को लेकर वापस आ जाती है। होस बड़ी आसानी से उस चेन को काट देता है जिससे क्लेरेंस को बांधा गया था, लेकिन इससे पहले कि वो क्लेरेंस के साथ वहां से निकलते, क्लेरेंस के मालिक का डॉग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और एक डॉग तो उनके साथ टर्मिनल में आ जाता है, जिससे होस लात मारकर वापस से डिस्प्ले के अंदर भेज देता है। अब एडी गुस्से में ओपी से कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है और इन सब के सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। एडी की बातें सुनकर ओपी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब ओपी को एहसास होता है कि एडी सच बोल रहा है, क्योंकि एडी की लाइफ में आने वाली अधिकतर प्रॉब्लम का जिम्मेदार ओपी खुद है। इसके बाद ओपी एडी से दूर अकेले ही अपने आइलैंड पर अपने लोगों को वोल्केनो विस्फोट से बचाने के लिए निकल पड़ती है। अपने आइलैंड पर वापस आकर अब ओपी अपने सभी साथियों को वोल्केनो विस्फोट के बारे में बताकर अपने साथ एक सेफ जगह पर चलने के लिए कहती है, लेकिन ओपी के साथियों को लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी ओपी अपने भाई एडी के साथ मिलकर कोई प्रैंक कर रही है और उनसे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो ओपी के साथ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। ओपी उन्हें अपनी बातों पर विश्वास दिलाने के लिए कुछ एडवांस गैजेट्स भी दिखाती है, लेकिन फिर भी उनके साथी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ डोटी एडी को ओपी की पुरानी वीडियो दिखाती है, जिसमें एडी को पता चलता है कि उसकी बहन ओपी उसे कितना पसंद करती थी और एडी को रियलाइज होता है कि ओपी के बिना उसकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है और उसकी लाइफ बिल्कुल उदास है। इसीलिए एडी ओपी के साथ जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जब होस्ट एडी को बताता है कि ओपी तो अपने लोगों को बचाने के लिए अपने आइलैंड पर चली गई, तो एडी भी ओपी के पास अपने आइलैंड पर जाने का डिसाइड करता है। अगले सीन में हम ओपी को देखते हैं जो अभी भी अपने साथियों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर ज्यादा देर तक रहना उनके लिए खतरा साबित हो सकता है और सभी वोल्केनो विस्फोट में मारे जाएंगे, लेकिन कोई भी ओपी की बातों पर विश्वास करने के लिए राजी नहीं था। अब यहाँ पर क्लेरेंस भी आ जाता है, जिसे देखकर ओपी उससे अपने लोगों को समझाने में मदद मांगती है, लेकिन क्लेरेंस ओपी से कहता है कि तुम लोगों को तो सबसे ज्यादा खतरा मुझसे है। ये बोलकर क्लेरेंस गुफा से बाहर चला जाता है और ओपी को कुछ भी समझ नहीं आता क्या आखिर क्लेरेंस कहना क्या चाहता था। अगले पल क्लेरेंस गुफा के दरवाजे पर विस्फोट करके गुफा का रास्ता बंद कर देता है, जिससे सारे फ्लेमिंग्स गुफा के अंदर ही फंस जाते हैं, लेकिन ओपी ब्लास्ट की वजह से गुफा के बाहर दूर आकर गिरती है। क्लेरेंस ओपी को एक पेड़ से बांध देता है और ओपी को अपनी सच्चाई बताता है कि किस प्रकार पहले सभी लोग फ्लेमिंग्स को बहुत पसंद करते थे और फ्लेमिंग्स को ही अपना पेट एनिमल बनाना पसंद करते थे। फ्लेमिंग्स इंसानों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर थे कि
क्योंकि डॉग को कोई भी अपना पेट एनिमल नहीं बनाता था और यही कारण था कि सालों तक किसी ने मुझे एडॉप्ट नहीं किया और ना ही अपना पेट एनिमल बनाया। एक दिन डॉक्टर डार्विन की नजर मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे अपना पेट एनिमल बना लिया। इसके बाद मैं डॉक्टर डार्विन के साथ काफी लंबे समय तक रहा और उन्होंने इस दौरान बहुत सारी खोजें भी की और हमने साथ में खूब एडवेंचर किया। अब एक दिन डॉक्टर डार्विन फ्लेमिंग्स यानी कि तुम लोगों के आइलैंड पर पहुंच गए और उन्हें भी फ्लेमिंग्स बहुत पसंद आए। मुझे डर था कि कहीं कोई फ्लेमिंग्स मेरी जगह ना ले ले, इसीलिए मैंने फ्लेमिंग्स को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का डिसाइड किया। सबसे पहले मैंने डॉक्टर डार्विन को धक्का देकर किसी अनजान जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया और उस जगह के टेलीपोर्टेशन फ्लावर से जुड़े हुए सीट को काट दिया ताकि डॉक्टर डार्विन फिर कभी वापस ना आ सके। इसके बाद मैंने टाइम में पीछे आकर उस समय स्लामिंग्स आइलैंड के वोल्केनो में विस्फोट करके उसे एक्टिवेट कर दिया। जब डॉक्टर डार्विन स्लामिंग्स आइलैंड तक नहीं पहुंचे थे, स्लामिंग्स आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने से सारे स्लामिंग्स मारे गए और उनकी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस दौरान तुम दोनों टेलीपोर्टेशन फ्लावर के अंदर जाने की वजह से बच गए और शंघाई शहर में टेलीपोर्ट हो गए। क्लेरेंस ओबी को बताता है कि अब मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ ही इस पूरे आइलैंड को खत्म करने जा रहा हूँ। इसके बाद क्लेरेंस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम डोटी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो डॉक्टर डार्विन की पुरानी वीडियोस देख रहे थे और इन दौरान एक वीडियो से उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर डार्विन के गायब होने के पीछे क्लेरेंस का हाथ है, क्योंकि क्लेरेंस ने ही डॉक्टर डार्विन को धक्का देकर किसी अनजानी जगह पर टेलीपोर्ट किया था। डोटी और उसके दोस्तों को यह भी पता चल जाता है कि डॉक्टर डार्विन टेलीपोर्ट होकर सन 1418 में गए हैं, इसीलिए डोटी मैप की मदद से सन 1418 की सीट को ढूंढ लेती है, जिसकी मदद से सन 1418 में उस जगह पर जाया जा सकता था जहां पर डॉक्टर डार्विन गए थे। अगले सीन में हम ओपी को देखते हैं जो पेड़ से बंधी हुई थी, लेकिन तभी वहां पर ओपी की मदद करने के लिए एडी आ जाता है। एडी को देखकर ओपी बहुत खुश होती है और एडी कुछ रेड क्रेब्स की मदद से ओपी को पेड़ की कैद से आजाद करा लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेरेंस टाइम मशीन की टर्मिनल में बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। लेकिन जब क्लेरेंस की नजर अपने कैलेंडर पर जाती है तो क्लेरेंस देखता है कि अचानक से जहां कैलेंडर पर डोज की तस्वीरें थी वहां पर अब फ्लेमिंग्स की तस्वीरें आ गई थी, यानी कि फ्लेमिंग्स क्लेरेंस के विस्फोट के बाद भी बच जाएंगे। अब क्लेरेंस गुस्से में खुद एडी और ओपी को मारने का डिसाइड करता है और जब वो फ्लेमिंग्स आइलैंड पर पहुंचता है तो देखता है कि एडी ओपी के साथ मिलकर गुफा के दरवाजे से पत्थर हटा रहा था ताकि अपने साथियों को बचा सके। क्लेरेंस अपने साथ एक आंख वाले एक जायंट मॉन्स्टर को भी ले आया था, जिसकी मदद से वो एडी और ओपी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और इससे पहले कि एक आंख वाला मॉन्स्टर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर डोटी अपने बाकी के साथियों के साथ आ जाती है जो एडी और ओपी को मॉन्स्टर के हमले से बचा लेती है। अब इन लोगों को जब पता चलता है कि एक आंख होने की वजह से मॉन्स्टर अच्छे से नहीं देख पा रहा था, जिसका फायदा उठाकर एडी और ओपी अपने साथियों के साथ उसे गुस्सा दिलाने लगते हैं और मॉन्स्टर गुस्से में गुफा के दरवाजे के पास की चट्टान को उठाकर उन पर हमला करने लगता है, जिससे जल्दी गुफा का दरवाजा खुल जाता है और सारे फ्लेमिंग्स बाहर आ जाते हैं। फ्लेमिंग्स का लीडर सबकी जान बचाने के लिए एडी और ओपी को थैंक्स बोलता है और वहीं क्लेरेंस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसका एक आंख वाला मॉन्स्टर साथी मलबे के नीचे दब जाता है। अब एडी और ओपी जब डॉक्टर डार्विन की शिप को अपने आइलैंड की तरफ आता देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो डोटी के फ्रेंड्स के द्वारा लाए गए फायर क्रैकर्स को जलाते हैं तो एक फायर क्रैकर डार्विन की शिप पर जाकर गिरता है, जिससे शिप में आग लग जाती है और ओपी और एडी समझ जाते हैं कि डॉक्टर डार्विन इतने जल्दी उनके आइलैंड तक नहीं पहुंचने वाले। अब एक आंख वाला मॉन्स्टर भी मलबे से बाहर निकलकर ओपी और एडी पर हमला करना शुरू कर देता है और उन्हें निगल जाता है, लेकिन जब वो अपने मुंह के अंदर ओपी और एडी को बात करते हुए सुनता है तो इमोशनल होकर उन्हें बाहर निकाल देता है। अब तक ओपी और एडी भी समझ चुके थे कि बम के ब्लास्ट होने से पहले डार्विन कभी भी अपनी शिप के साथ आइलैंड पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए ओपी को एक आइडिया आता है और वो एक आंख वाले मॉन्स्टर से खुद को टेलीपोर्टेशन फ्लावर के पास छोड़ने के लिए कहते हैं ताकि सारे फ्लेमिंग्स को टेलीपोर्ट करके एक सेफ जगह पर भेजा जा सके। अब एडी और ओपी बड़े से टाइम ट्रेवल फ्लावर को लेकर वहां से भागने लगते हैं क्योंकि क्लेरेंस उनका पीछा कर रहा था, जो किसी भी तरह ओपी और एडी से टाइम ट्रेवल फ्लावर को छीना चाहता था। क्लेरेंस से बचते हुए ओपी और एडी एक खाई में गिर जाते हैं, जहां पर एडी को एक आइडिया आता है और वो टोडी के बस से उसकी फ्रेंड की 2 टेलीपोर्टेशन फ्लावर को बाहर निकाल लेता है। अब क्लेरेंस अपने ड्रोन में फंसकर आसमान में ऊपर जाने लगता है और एडी और ओपी 2 छोटे टेलीपोर्टेशन
टाइम फ्लावर के बीच में एक बड़े से टाइम ट्रेवल फ्लावर को रख देते हैं, जिससे एक तेज रोशनी होती है और अगले पल सब कुछ बदल जाता है। अब अचानक से आइलैंड वहाँ से गायब हो जाता है और जब एक बड़ी सी शिप आइलैंड के पास आती है तो शिप में मौजूद डॉक्टर डार्विन के वंशज वापस से आइलैंड को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। फ्लेमिंग्स आइलैंड पर अब सभी फ्लेमिंग्स साथ में बहुत खुश होते हैं और फ्लेमिंग्स के लीडर एडी और ओपी को सभी की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। क्लेरेंस अभी भी जिंदा था जो एडी और ओपी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर डार्विन भी आ जाते हैं जो क्लेरेंस को ऐसा करने से रोक लेते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर डार्विन ने फ्लेमिंग्स के आइलैंड पर आकर उनकी खोज कर दी है, इसीलिए फ्लेमिंग्स डॉक्टर डार्विन के फेवरेट पेट बन जाते हैं। डॉक्टर डार्विन के इस खोज के बारे में न्यूज चैनल पर भी बताया जाता है। आइलैंड पर एडी और टोडी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए साथ रहने का डिसाइड करते हैं। क्लेरेंस को सजा के तौर पर बर्फीले इलाके में भेज दिया जाता है, जहाँ के डॉग्स क्लेरेंस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइस, अगर आपके पास भी टाइम ट्रेवल मशीन होती तो आप किस जगह जाते मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।